कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10th या फिर क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइमरी क्लासेस हैं नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। मिनिमम एज तो 3 है, तो मैक्सिमम एज भी कुछ डिफाइन किया गया है। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? यूएस सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कोई प्रोविजन है? मैम, ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका भी एडमिशन क्या स्कूल में लिया जाता है? बच्चों का तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसके लिए मैम कोई खास तैयारी बच्चों को करनी पड़ती? क्लास 4 से स्टार्ट कर दे तो जर्मन या फ्रेंच। बाय चांस कोई बच्चा दूसरे स्कूल से आ रहा है, उसने जर्मन, फ्रेंच या संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़ा है, या उस स्कूल में नहीं चलता है, या उन्होंने कोई और लैंग्वेज लिया था, अब वो 6th या 7th में आ रहे हैं, तो अब उनका फॉरेन लैंग्वेज का कैसे होगा? या ट्रेन्ड टीचर्स है, स्टेम लर्निंग और रोबोटिक लर्निंग बच्चों को सिखाते हैं। और क्लासेस ऊपर क्लास 1 और 2 हमारे पास मदर टीचर का कॉन्सेप्ट है। उनका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे? हम अक्टूबर नवंबर से नोटिफिकेशन निकाल देते हैं एडमिशंस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ग्रेटर नोएडा की बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल में हूँ और मेरे साथ बैठी हैं मिस ज्योति, जो यहाँ की हेड मिस्ट्रेस हैं। और आज हम एडमिशन रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी को लेकर हो, क्लास 1 से लेकर 12 तक के एडमिशन के हो, उन सभी सवालों के सही जवाब मैम आपको देने वाली हैं। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैम, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल का आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये कहाँ पर है, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक है, कितना पुराना स्कूल है, इसके बारे में डिटेल बताइए। ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल ये सिग्मा 1 सेक्टर में है ग्रेटर नोएडा में, और ये स्कूल 2013 में स्टार्ट हुआ था। इस नियरली 13 साल पुराना स्कूल है और ये क्लासेस नर्सरी से लेके 12th तक का एक फॉर्मल स्कूल है। ये स्कूल हमारा CBSE एफिलेटेड स्कूल है और यहाँ पे बच्चा 3+ इयर्स में, हमारा जो पहला क्लास है नर्सरी, उसमें एडमिशन होता है। तो नर्सरी में 3+, और नर्सरी से पहले जो क्लासेस होती हैं प्री नर्सरी, वो यहाँ पे नहीं है। ये सब फॉर्मल स्कूल है, तो ये नर्सरी से स्टार्ट होता है। तो एज पर CBSE अब उन्होंने एज फैक्टर दिया है कि 3+ विल बी द फर्स्ट क्लास ऑफ द चाइल्ड। सो 3+ में नर्सरी पहला कक्षा उसका होगा। मिनिमम एज तो 3 है, तो मैक्सिमम एज भी कुछ डिफाइन किया गया है? मैक्सिमम एज ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 4+ है, जैसे फॉर्मल बच्चे ने कहीं स्कूल ज्वाइन नहीं किया, तो उनको भी, अगर वो, हम पेरेंट्स के ऊपर है, अगर बच्चा एक्टिव है, बच्चा, पेरेंट्स चाहते नहीं है बच्चा जूनियर क्लास में जाएगा, तो अगर 4+ है तो जूनियर में जाएगा। नहीं, वो हम बच्चे को नर्सरी से ही ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उनका हम एडमिशन नर्सरी में ही लेते हैं विद द कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स। तो बेसिकली मिनिमम एज का फिक्स है, लेकिन मैक्सिमम का ऐसा कोई लिमिट वैसा नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 साल का चलता है। हाँ जी। तो ये क्लास 12 तक का है? यस मैम। प्री प्राइमरी क्लासेस हैं नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। इसके बाद हमारा प्राइमरी लेवल आता है जो क्लास 1 से लेके 5 तक होता है। उसके बाद मिडिल विंग है जो क्लास 6 से लेके 8 तक होता है, और सीनियर विंग है 9 से लेके 12 तक। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों? इट्स अ कोएड स्कूल। So myself Jyoti Sharma, I am the headmistress for the primary wing. So मेरे अंडर में क्लासेस 1 से लेके 5th तक है, जिनके सारे क्लासेस एकेडमिक सब कुछ हम देखते हैं उनके। तो उसके बाद जो सीनियर क्लासेस है उनकी हेडमिस्ट्रेस अलग होंगी? कोऑर्डिनेटर्स, सीनियर कोऑर्डिनेटर, मतलब प्राइमरी लेवल में आपकी कोऑर्डिनेटर है प्री प्राइमरी की। उसके बाद हेडमिस्ट्रेस है जो क्लास 1 से लेके 5 तक देखती हैं। उसके बाद सीनियर कोऑर्डिनेटर है जो क्लास 6 से लेके 8 तक देखती हैं, और 9 to 12 हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम ओवरऑल जो हम सबको देखती हैं, एंड वी ऑल एवरीवन रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल मैम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपने एक हेडमिस्ट्रेस या कोऑर्डिनेटर को रखा है, जिससे वो बहुत ही क्लोजली बच्चों को ऑब्जर्व कर पाए कि क्या जरूरत है, क्या पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, कहाँ उनकी नेसेसिटी है, किस टीचर को कैसे ट्रेन करना है। सो हायरार्की, दैट्स व्हाई वी फॉलो दिस हायरार्की। तो ये फोकस अच्छा रहता है। मैम, अब जानना चाहूंगी कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने बताया कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सीनियर क्लासेस, तो आप अलग अलग कैटेगरी वाइज ही बताएं कि एडमिशन की क्या डिटेल्स है, क्या है। यस मैम, जैसे बच्चा नर्सरी में आता है 3+ का, तो उस टाइम पे हम नर्सरी में जो डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सबसे पहले हमारा यही रहता है कि बच्चा वेदर ही इज लाइक एबल टू स्पीक और नॉट, क्योंकि यूजुअली हो जाता है 3+ ईयर तक बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे नहीं करते, बट एटलीस्ट
he or she can understand Communicate, teacher communication, लेकिन उसके लिए हमारा जो सा क्लासरूम साइज है, so that is 25 is the maximum, क्लास 1 onwards 30 is the maximum. So एक टीचर और एक दीदी उस क्लास में रहती है. दीदी मतलब आया जो मेड उनकी हेल्प करने वॉशरूम या टिफिन खिलाने के लिए. तो वो जो आया दीदी रहती है तो थ्रू आउट द डे वो उस बच्चे को हेल्प करती है, लाइक उनके ऑब्जर्वेशन में ही बच्चा वॉशरूम जाता है, हैंड वॉश करने जाता है. सो बिकॉज आवर कंसर्न ऑफ द स्कूल इज मेन सिक्योरिटी एंड उनका सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड. सो फॉर 25 to 30 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ईच क्लास. और क्लासेस ऊपर क्लास 1 and 2 हमारे पास मदर टीचर का कॉन्सेप्ट है, जो कि मदर टीचर पूरे 3 to 4 सब्जेक्ट्स मदर टीचर लेती है, बाकी सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर जीके की अलग टीचर होती है. हम बोलते हैं बिकॉज क्लास 1 and 2 भी एज बच्चे का 6+ 7+, तब तक बच्चा मेच्योर हो जाता है एंड ही नोज कि ओके आई एम स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो वो वेल एक्वेंटेड हो जाता है उन सब्जेक्ट्स के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ, उस टीचर के साथ. सो द थर्ड क्लास 3 ऑनवर्ड्स हमारे सब्जेक्ट वाइज वी हैव डिफरेंट टीचर्स. अच्छा, तो ये मदर टीचर और क्लास टीचर का कॉन्सेप्ट सेम ही है? यस, सेम ओनली, बट यस मदर टीचर है जो पूरा उस क्लास का जितना भी है, लाइक 3 सब्जेक्ट्स आल्सो शी टेक्स 3 to 4 सब्जेक्ट्स एंड अपार्ट फ्रॉम शी विल टेक ऑफ दैट क्लास. बट वेयरएज क्लास 3 ऑनवर्ड्स सिर्फ क्लास टीचर होती है, वो एक सब्जेक्ट लेती है अपना मेन सब्जेक्ट एंड द रेस्ट बाकी अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर्स वो लेते हैं उनका. जी. और एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या जरूरत पड़ती है? जैसे आप प्री प्राइमरी की बात करें, आपने बोला नर्सरी, LKG एंड UKG, तो इसके लिए क्या खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले रहा है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आधार कार्ड, पेरेंट्स का जो आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड मेन होता है, बच्चे का भी आधार कार्ड चाहिए होता है. उसके अलावा द पेरेंट्स वेयर ही इज वर्किंग, द ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट दैट इज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट, बिकॉज वी वांट टू बी श्योर. हम चाहते हैं बच्चे में अगर कुछ एलिमेंट है, कुछ है, वो टीचर के नॉलेज में और स्कूल के नॉलेज में रहे, ताकि इन इमरजेंसी हम पेरेंट्स को तुरंत कॉन्टैक्ट कर सके. Because so that is why the general medical certificate is a mandatory for us. Immunization रिपोर्ट भी होती है जो? Yes ma'am, it is attached to that. Nowadays if you ask for medical certificate, वो immunization certificate सारा लगा के ही पेरेंट्स सबमिट करते हैं. अच्छा, उनका तो ये सारे बूस्टर्स वगैरह सब एवरीथिंग वी हैव डन, और ये वाले होने वाले हैं करके वो भी हमें तो जो टीके का कार्ड लगता है, बच्चा जब पैदा हुआ कौन कौन से टीके लगे, हाँ जी मैम, तो उसकी कॉपी और प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट. क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे? यस मैम, जैसे बच्चा क्लास 2 में आ रहा, क्लास 1 कहीं किसी दूसरे स्कूल में किया एंड इट इज़ अ ट्रांसफ़र केस और पेरेंट्स को स्कूल चेंज करना, सो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे TC है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बर्थ सर्टिफिकेट तो उनका भी चाहिए होता है, और प्रीवियस जिस स्कूल से आया उस स्कूल का TC, रिपोर्ट कार्ड ऑफ दैट प्रीवियस क्लास जिसमें से बच्चा आया है, एंड देन उस स्कूल से एक पेन नंबर मिलता है, दैट इज़ अ परमानेंट एजुकेशन नंबर, अलॉन्ग विद द TC. ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं विद आधार कार्ड एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स प्री प्राइमरी में चल रहा है उसमें से मेडिकल सर्टिफिकेट हट जाएगा? नहीं, मेडिकल भी रहेगा. मेडिकल भी रहेगा मैंडेटरी. आप चाहे 8th में एडमिशन लीजिए, चाहे 11th में एडमिशन लीजिए, चाहे क्लास 1 में लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट इज अ मैंडेटरी वन. कई प्ले स्कूल TC नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो हम TC मैंडेटरी क्लास 1 के बाद ही करते हैं, जैसे 2 से करते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल दे डोंट यूजुअली उनका एक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ लिख देते हैं. सो TC इज बेसिकली वी वांट फ्रॉम अ फॉर्मल स्कूल. अगर बच्चा फॉर्मल स्कूल से आता है तो वहाँ का TC चाहिए. मैम, कई बच्चे क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं या फिर क्लास 11th में एडमिशन लेते हैं, इसके लिए तो सेम ही प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10th या फिर क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कोई प्रोविजन है या कोई भी ले सकता है? नहीं मैम, यूजुअली कोई भी स्कूल 10th एंड 12th में वी डोंट टेक डायरेक्ट एडमिशन्स, ठीक है मैम, क्योंकि इनका ऑलरेडी LOC बना होता है 9th और 11th में. जैसे 10th के लिए 9th में ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 9th एंड 10th के लिए, और 12th के लिए 11th एंड 12th का एक साथ रहता है. बट एट सर्टन केसेस लाइक ट्रांसफरेबल जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ट्रांसफर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनका एम्प्लॉय ट्रांसफर लेटर वगैरह पेरेंट्स दिखाते हैं एंड विद ड्यू फॉर्मेलिटीज ऑफ CBSE, वो CBSE को हम भेजते हैं विद अ लेटर एप्लीकेशन एंड ऑल. अगर CBSE परमिट करता है तब उनको हम एडमिशन देते हैं. मतलब स्कूल बोर्ड यही रिकमेंड करता है, जहाँ से आपने 9th किया है वहीं से आप 10th करो, जहाँ से आपने 11th किया है वहीं से आप 12th करो. लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है कि ट्रांसफर हो रहा है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं?
तो उसमें आप अलाउ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीबीएसई बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है। आप उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो तो लेंगे ही पड़ता है, और उसके बाद ही वो हमें अलॉट करते हैं, वो बताते हैं कि यस शी इज एलिजिबल फॉर क्लास 12th और 10th। तो वो बेसिकली उन पे ही डिपेंड करता है, अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इसका रीजन कि क्लास 10th या 12th में अवॉइड करते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लास 9th में 10th के लिए हो जाता है और क्लास 12th के लिए 11th में हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन क्या है, जिस भी स्कूल बोर्ड में बच्चे को एग्जाम देना है बोर्ड का, उसको हम स्कूल वाले पहले ही उनकी डिटेल्स भेज चुके होते हैं। स्कूल बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि यहाँ से बच्चा ट्रांसफर हो रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रीवियस स्कूल का जैसे वो नंबर लेके आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसको हम सीबीएसई को भेजते हैं, एंड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है कि ये पेरेंट्स या ये बच्चा पेरेंट का ट्रांसफर की वजह से आ रहा, या हेल्थ इश्यूज के, वट एवर द रीजन है वो वैलिड होना, वो हम वैलिड रीजन है वो हम सीबीएसई को भेजते हैं। सो सीबीएसई आफ्टर स्क्रूटिनी ऑल दोस थिंग्स, देन दे विल से कि ओके, then we give admission to that particular child in that particular class, whether it is 10th or it is 12th। तो 10th and 12th में अगर एडमिशन चाहिए तो स्टूडेंट को सीबीएसई बोर्ड या जो भी स्कूल बोर्ड है उसका रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में करवाना पड़ता है। और मैम आपके स्कूल में ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कोई प्रोविजन है? यस मैम, हमारा जो 25% होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है एवरी ईयर, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से आता है शिक्षा विभाग से, उतने एडमिशन्स हमें उनको देना ही देना, तो वो रहते ही है। जैसे जैसे हमें लिस्ट मिलती है वहाँ से बीएसए से, हम वैसे वैसे उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली उन बच्चों का एडमिशन करते हैं। बेसिकली ये नर्सरी में ही हो जाता है, क्लास नर्सरी और क्लास 1 में। अच्छा, तो इसकी भी लिमिटेशन है कि ईडब्ल्यूएस द्वारा जो बच्चे आ रहे हैं उनका नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक ही एडमिशन पॉसिबल है? बेसिकली इन्हीं 2 क्लासेस में हम एडमिट, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द उनका वो रहता है, तो स्टार्टिंग के क्लासेस यही होते हैं, बच्चा या तो नर्सरी में एडमिट होता है या नहीं तो क्लास 1 में एडमिट। और इनको बेनिफिट क्या मिलता है? इनको बेनिफिट है मैम, इनकी ट्यूशन फीस नहीं लगती है, वो माफ होती है इनकी, हाँ ट्यूशन फीस माफ होती है, बट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत एडमिशन लेने के लिए फिर कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी होते होंगे? हाँ जी मैम, ये होता है, ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग से ही हमें हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ड्रॉ के, तो वो जो ड्रॉ निकालते हैं हमें एक लिस्ट मिल जाता है कि इस स्कूल में इतने बच्चों का एडमिशन होना है। तो जब पेरेंट्स आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उन्होंने वहाँ सबमिट किए वो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करेंगे, स्कूल अथॉरिटीज़ वेरीफाई करेगा, फिर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो बेसिकली ये होता है, क्लास नर्सरी 3 साल का बच्चा या प्री प्राइमरी में बच्चे आते हैं और क्लास 1 में आते हैं, तो ये बेस्ड होता है कि पेरेंट्स की इनकम जिनकी कम होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनकम, पेरेंट्स की इनकम इससे कम है तभी वो इस कैटेगरी के में फॉल करते आते हैं। और ये जो बच्चों की लिस्ट है वो भी DIOS ही आपको भेजती है, बीएसए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वही हमें प्रोवाइड बताती है कि उनकी लॉटरी निकली, उनका नाम आया तो उनको अलॉट हुआ कि आपके घर के नजदीक की स्कूल ये है, आप वहाँ पे एडमिशन ले लो, आप वहाँ पे एडमिशन ले लो। तो आप डायरेक्ट वो नहीं आ सकते, वो DIOS आता है, हमारे पास लिस्ट आती है तो हम वो लिस्ट में उन बच्चे का नाम है कि नहीं वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उनको एडमिशन देते हैं। मैम ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका भी एडमिशन क्या स्कूल में लिया जाता है? यस मैम, हमारे स्कूल में बिकॉज वी गो विद द इंक्लूसिव क्लासरूम। उसका मतलब क्या है? क्लासरूम मतलब वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ ही अंडर द सुपरविजन ऑफ काउंसलर, उनके साथ जो नॉर्मली ऑटिस्टिक बच्चे हो लेते हैं हम ज़्यादातर, तो हमारे जो काउंसलर्स होते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, उनके ऑब्जर्वेशन में वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनको एडमिशन दिया जाता है और उनके साथ ही उनको पढ़ाया जाता है। तो ऑटिस्टिक में भी कुछ होते हैं ना, परसेंटेज कितना परसेंटेज? मतलब पेरेंट्स सबमिट करते हैं वो कि हमारा बच्चा इट शुड बी मिनिमल, बहुत ज़्यादा एक्यूट होगा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका फिर प्रॉपर एक स्पेशल थेरेपिस्ट होती हैं तो उनके उसमें होता है, बट एक नॉर्मल है, बट ही इज़ नॉट नॉर्मल लाइक नॉर्मल चाइल्ड, थोड़ा ऑटिज्म लेवल है, तो वो काउंसलर्स अच्छी तरह बता सकते हैं कि किस लेवल का ऑटिज्म है, तो एक मिनिमल ऑटिज्म को हमारे स्कूल में उनका एडमिशन हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है या हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो स्पीच थेरेपी वगैरह फिर हम वो रिकमेंड, हम उनको प्रॉपर स्कूलिंग में जो उनके स्पेशल एडेड स्कूल्स होते हैं हम रिकमेंड करते हैं कि आप उनको वहाँ पे लेके जाइए, बिकॉज उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेन्ड
काउंसलर्स चाहिए होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर, लाइक स्पीच का तो स्पीच थेरेपिस्ट होने चाहिए, और हियरिंग के तो उनके लिए डिसेबल्ड वाले जो टीचर्स होते हैं या उनके स्कूल्स होते हैं, इफ पेरेंट्स विलिंग। मैम देखो आजकल ऐसा है ना, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को, सो फॉर देम वी डोंट से नो, बट हम उनको बता देते कि वी कैन प्रोवाइड यू दिस मच ऑफ सर्विसेज। हम एक उनके नॉर्मल बच्चे के साथ अंडर द सुपरविजन ऑफ काउंसलर आपके बच्चे को हम देंगे, बट एज सच वी डोंट हैव अ सेशंस, उनके लिए अलग एक्स्ट्रा सेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, नॉर्मल पढ़ाई, बट विल मेक इट अ इजियर वे। जो बच्चा एक नॉर्मल अल्फाबेट सीख रहा है, ये भी बच्चा अल्फाबेट सीखा, बस इसको सिखाने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा, वी मेक इट मोर सिंप्लीफायर सो दैट ही एंजॉयस, और वो एक प्ले वे में वो बच्चा सीखता है। तो एक आप काउंसलर जो आपके स्कूल की हैं वो जज करते होंगे बच्चे को कि हाँ कैसा है, वो नॉर्मल बच्चों के साथ मिंगल होने का जितना जो आपके पास फैसिलिटी है काउंसलिंग की या स्पेशल अटेंशन की, उसके तहत वो मैनेज कर पाएगा कि नहीं, है ना। और मैम एडमिशन के टाइम बच्चों का तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो क्या रिटन टेस्ट छोटी क्लासेस में भी होता है या कुछ कैटेगरीज हैं? बेसिकली जब नर्सरी में एडमिशन होता है वो सिर्फ इंटरेक्शन होता है, नर्सरी जूनियर केजी में वी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट। हाँ, सीनियर केजी में क्योंकि बच्चा 6+ ईयर्स में हम सीनियर केजी में ले, तो वी वांट टू चेक वेदर बच्चे को इनिशियली जो अल्फाबेट्स, जो साउंड्स, और बच्चा वेदर ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, तो उसके टू चेक दैट हम एंट्रेंस लिखते हैं। बट येस, फॉर क्लास 1 ऑनवर्ड्स जो प्रीवियस नॉलेज का, सपोज हम क्लास 1 में एडमिशन दे रहे तो उसके यूकेजी में बच्चे ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, एक जस्ट अ बेसिक टेस्ट, इट्स नॉट लाइक अ पूरा कंप्लीट टेस्ट देयर हार्ड क्वेश्चंस, नो, जस्ट टू चेक द हिज प्रीवियस नॉलेज, उसमें हम एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं। वेल एंड गुड, बच्चे को एग्जाम उनको एक्सप्लेन भी करते हैं व्हाइल डूइंग हिज एंट्रेंस एग्जाम, तो इफ ही ओके, बिकॉज सो दैट वी हैव टू गिव द फीडबैक टू द पेरेंट्स कि आपके बच्चे का इतना लेवल है। सी वी वांट टू वर्क ऑन बोथ द वेज। हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है तो आपको भी घर में एफर्ट्स डालना, स्कूल को भी एफर्ट्स डालना। सो एंट्रेंस हमें बता देता है कि बच्चे पे हमें कितना मेहनत करना है। सो दैट इज दैट, इट्स अ सिंपल, ऐसा कोई नहीं है कि फॉर्मल एंट्रेंस हो रहा है, टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में फॉर्मल इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स का बच्चे का प्रिंसिपल के साथ या जो भी कोऑर्डिनेटर है, हेडमिस्ट्रेस है, उनके साथ, बस बेसिकली कि वो कितना कम्युनिकेट कर सकता है, चीजों को ग्रास्प कर सकता है, उसे चेक करने के लिए। तो इसमें तो कोई सिलेक्शन या रिजेक्शन की इतना नहीं होगा। वी डोंट रिजेक्ट बिकॉज़ सी एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। सब बच्चों किसी वो तो अभी सीखने ही आ रहे हैं, वी आर देयर टू मेक देम टीच एवरीथिंग, तो वी डोंट जज दो थिंग, बट एटलीस्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट भी होगी और आपके स्कूल की कंस्ट्रेंट भी है कि एक क्लास में जैसे आपने बताया कि 20 बच्चे से ज्यादा नहीं रख सकते, तो फिर अब 100 बच्चे आ जाएंगे तो आप एडमिशन तो ऑब्वियसली नहीं लोगे, उसमें से 20 को ही सेलेक्ट करेंगे। हमें सेक्शन से अलग अलग सेक्शंस करते हैं, बट एक क्लास साइज लिमिट है प्री प्राइमरी में, एज आई टोल्ड यू 1:25, और क्लास 1 ऑनवर्ड्स है 1:30। और क्लास 1 ऑनवर्ड्स फॉर्मल जो रिटन टेस्ट होता है वो भी बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस क्लास। तो उसके लिए मैम कोई खास तैयारी बच्चों को करनी पड़ती है या कहीं कोचिंग करें या फिर कोई बुक स्पेशल लें, ऐसा कुछ? किसी की जरूरत नहीं है। जो बच्चा क्लास में बेसिक प्रीवियस क्लास मतलब वो मैथ्स पढ़ा ही होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, बस टू चेक हिज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इफ ही नोस टू रीड he can read all the subjects, if he knows to count the maths is there, तो बेसिकली हम मैथ्स एंड इंग्लिश का ही टेस्ट रखते हैं। तो जो भी पिछले क्लास में बच्चे ने पढ़ाई की है, क्लास 1 में है तो प्रेप में, क्लास 5 में है तो क्लास 4 में, उनके ही बुक्स उठा के वो पढ़ सकते हैं और एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो हमारा प्रोसीजर ये होता है, जब एडमिशन पेरेंट्स आता है स्कूल विजिट करने के लिए, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ देयर इंटरेक्शन। सो वी एक्सप्लेन द पेरेंट अबाउट द स्कूल, अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बोलते हैं आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद वी गिव देम अ डेट, आप इस डेट पे आइए, हम आपका बच्चे का इंटरेक्शन करेंगे। तो वो बताएंगे क्या व्हाट सॉर्ट। तो उस दिन हम उनको एक्सप्लेन कर देते कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है ऑलरेडी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल क्लास 4 में एडमिशन चाहिए तो बच्चा क्लास 3 में किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को तो जस्ट इंग्लिश का एक रीडिंग कैप और मैथ्स में जो उन्होंने टॉपिक सीखा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर द टॉपिक्स दे आर डूइंग,
बेस्ड ऑन दैट उसको कल जो भी क्वेश्चंस होंगे इट इज ऑन दैट ओनली, सो वी मेक देम एंड वी गिव अ प्रॉपर टाइम। इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। Yes, ma'am. छोटी क्लासेस में साइंस को ईवीएस ईवीएस के नाम से होता है, तो जनरल। और जो सीनियर क्लासेस होते हैं उसमें तो फिर एंट्रेंस टेस्ट काफी मुश्किल होता होगा, जैसे 9th में आ गया या 8th में आ गया। मुश्किल मैंने पहले भी आपको बताया है, मुश्किल नहीं होता है। बच्चा जो क्लास पढ़ के आया है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस क्लास के ही होते बेसिस पे होता है। इट इज एंड जनरल टॉपिक्स, वी जस्ट टेक द जनरल टॉपिक्स ऑफ साइंस, जनरल इंग्लिश में अनसीन पैसेज, in every class unseen passage है, it's just a level 1 level 2 level 3 of reading comprehensions होते हैं, so वही होता है, बहुत टफ नहीं होता, it's just a casual to check the previous knowledge of the child कि कौन सी क्लास में आ रहा है, whether he is eligible, whether he can do, उस बच्चे को स्ट्रेस ना हो जी, वो पढ़ाई करने के लिए डर ना जाए कि मेरे को ये मुझे तो कुछ समझ में, so to make it easier for him or her we take this interaction और accordingly we suggest the parents also। ऊंचे क्लासेस में तो कुछ सीट्स भी कम होती हैं Yes, और एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, तो फिर वो ये बेस्ड ऑन एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पेरेंट्स पहले आए अप्रोच किए और जिनका सब कुछ सही हो गया, सो दे आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। मैम आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए, आपके स्कूल में क्या ऐसी खास चीज है, क्या स्पेशल फैसिलिटीज आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं? मैम मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने से पहले एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में क्लास 4 से 3 तक तो नहीं, क्लास 4 ऑनवर्ड्स एक थर्ड लैंग्वेज भी हम ऑफर करते हैं, जिसमें 2 फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, जर्मन और फ्रेंच अलॉन्ग विद द संस्कृत। तो बच्चे के ऊपर रहता है कि एनी वन ही कैन चूज अमॉन्ग द 3, कोई एक सब्जेक्ट वो ले सकता है, एंड इट गोज टिल क्लास 9 तक रहता है सारा सब्जेक्ट, वेदर ही कैन चूज फॉर संस्कृत और जर्मन और फ्रेंच, कोई भी सब्जेक्ट। इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे आप क्लास 4 से स्टार्ट कर दे तो जर्मन या फ्रेंच, बाय चांस कोई बच्चा दूसरे स्कूल से आ रहा है, उसने जर्मन, फ्रेंच या संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़ा है, या उस स्कूल में नहीं चलता है, या उन्होंने कोई और लैंग्वेज लिया था, अब वो 6th या 7th में आ रहे हैं, तो अब उनका फॉरेन लैंग्वेज का कैसे होगा या थर्ड लैंग्वेज का कैसे होगा? तो जैसे बच्चा फ्रेंच लिया, फ्रेंच उसने क्लास 4 से नहीं पढ़ा 5 से, बट यहाँ आने के बाद 7th में उसको फ्रेंच लेना, तो उसको जो 0 लेवल और लेवल 1 है, तो टीचर को यस ऑफ कोर्स ऐसे बच्चों को टीचर को हम मतलब प्रिंसिपल मैम गाइड करते हैं कि यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अच्छा। तो उस बच्चे पे हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं कि किस तरीके से वो लेवल 1 0 लेवल एंड लेवल 1 करते जाए। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, क्लासरूम हमारे सेंट्रलाइज्ड एसी हैं, स्मार्ट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड रहता है, इसके अलावा आपके कैमरास लगे हुए हैं इंस्टॉल, सो विच इज़ कंटिन्यूसली ऑब्जर्व बाय द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट, सेफ्टी के लिए बच्चों के लिए। और उसके अलावा कबर्ड्स हैं टू मेक इट इजियर बैग, हमारी पॉलिसी है कि इजी लाइट वेट बैग की पॉलिसी। हाँ, ये मैम बहुत जरूरी है, ये लाइट वेट बैग इतना हैवी होता है, बैग्स होते बच्चे उनके शोल्डर्स पेन कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। और डे 1 से हमारे स्कूल के प्रोटोकॉल्स है कि वी हैव टू गेट द बुक्स, वो ये जो बुक्स जैसे रेगुलर नहीं है, वीकली वंस जो बुक्स है वो बुक्स हम स्कूल में ही रखते हैं बच्चों का। इट गोस टिल मिडिल क्लास, क्योंकि सीनियर क्लास में बच्चे अपने आप इतने समझदार हो जाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो वही बुक्स लेके आते हैं, बट स्पेशली फॉर द प्री प्राइमरी एंड द प्राइमरी विंग वी हैव द कैबिनेट्स इन द स्कूल, इन द क्लासरूम वी हैव कैबिनेट्स, हर बच्चे का एक एक शेल्फ बना हुआ है, तो बच्चा वहाँ पे एक्स्ट्रा बुक्स लाइक वीकली वंस बुक्स एंड ऑल द वर्क बुक्स, आर्ट फाइल, ड्राइंग फाइल, ऐसे जो भी बुक्स है वो स्कूल में हम रखते हैं, उससे क्या बच्चे का लाइट वेट होता है। एंड वी हैव कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर में थ्रू आउट द वे वी हैव द दीदीज, द क्लास फॉर क्लीनिंग वाले दीदीज रहते हैं, वॉशरूम वी शुड मेक श्योर हमारे जो सुपरवाइजर होती है शी विल बी ऑलवेज ऑन द राउंड्स, क्योंकि हाइजीन भी बहुत जरूरी है, पीने का पानी या टॉयलेट वॉशरूम, तो द मॉनिटरिंग जो बहुत ज़रूरी होता है, तो सुपरवाइजर दीदी शी इज़ ऑलवेज ऑन द राउंड्स और वी शी मेक श्योर कि वो क्लीन रहे, हमेशा हाइजीन रहे, क्लीन रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर पॉलिसी एंड इट्स फॉर द सेफ्टी कि ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स except the male staff, in the sense जो teachers है, we don't allow any workers in the school premises, in the classroom, near the classroom। अच्छा, ये बहुत जरूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। important point, so सीसीटीवी उसके अलावा है ही कि मॉनिटरिंग, there in every nook and corner, in every classroom we have a CCTV and it is continuously observed by the principal and the management। और मैम कुछ आप एक्स्ट्रा बता रहे थे स्टेम सेल्स और ये, सो वी हैव अटल टिंकरिंग लैब, जैसे गवर्नमेंट एडेड लैब है जिसमें इनोवेटिव लैब बोलते हैं इसको, जो कुछ ही स्कूल्स को मिलता है बाय सीइंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल अदर थिंग्स। तो हमारे स्कूल में भी है जिसमें क्लास 4 ऑनवर्ड्स दे हैव अ सब्जेक्ट
मतलब पूरा करिकुलम में वीकली ट्वाइस 2 क्लासेस उनको मिलते हैं, जिसमें टीचर्स, ट्रेन्ड टीचर्स है जो स्टेम लर्निंग और रोबोटिक लर्निंग बच्चों को सिखाते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उस पर जाते हैं और इन्हीं में इवन हमारे बच्चे एक्सेल बहुत किए। इवन द सीनियर स्टेट लेवल तक हमारे प्रोजेक्ट्स हैज बीन सबमिटेड, इट इज़ अंडर द स्क्रूटिनी। यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें अभी गए थे बच्चे, तो उसमें भी सेलेक्ट हुए एंड द प्रोजेक्ट इज अंडर स्क्रूटिनी। तो सो लाइक दैट वी मेक आवर आप प्रिपेयर करते हो, जो भी इनोवेटिव चीजों में, टेक्नोलॉजी में हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया, एंड हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेशन है। फॉर एग्जांपल HCL जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के, तो हमारे बहुत सारे बच्चे दे आर द वॉलंटियर्स इन द HCL आल्सो। So they go, even the HCL people, they also come here, they conduct the seminars और बच्चों से मंथली बेस या क्वार्टरली बेस पे they have the classes, स्कूल में आते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। तो हम बच्चों को अवेयर करते हैं साइकिल रीयूज एंड रिपेयर, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो बच्चों को अवेयर करते हैं लीस्ट यूज ऑफ तो ये वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, क्रिएटिविटी भी हो गया, रोबोटिक्स भी हो गया, तो हर तरह से फीचर्स ऑफ ग्रेट नोएडा वर्ल्ड। ओवरऑल आप डेवलपमेंट पे फोकस करते हो। सो हम स्ट्रिक्टली जो NEP 2020 है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सो वी टोटली फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये नहीं कि सिर्फ साइंस पढ़ रहा, उस साइंस के अंदर इंग्लिश भी है, उस साइंस के अंदर हिंदी भी है, उस साइंस के अंदर मैथ्स भी है। सो इट इज़ कॉल्ड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो वी टोटली फोकस ऑन द आर्ट इंटीग्रेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम, देन लर्निंग बाय डूइंग, राइट, सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सिर्फ थ्योरी थ्योरी रट लिया नहीं, तो उसमें लर्निंग बाय डूइंग। तो काफी एक्टिविटीज है जिसमें बच्चों की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप करते हो। मैम स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या क्या है? मैम स्कूल में स्पोर्ट्स वी हैव इंडोर एंड आउटडोर, दोनों स्पोर्ट्स होते हैं। आउटडोर में वी हैव फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, जिसके हमारे स्कूल में ही कोचेस हैं, और जो बच्चा जिस गेम में जाना चाहता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एंड दैट टू ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो हम स्कूल का जो टाइम टेबल इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम ना दे ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो 8 पीरियड्स के अंदर 1 पीरियड हम 0 पीरियड क्रिएट करके उन बच्चों को ट्रेन करते हैं। एंड वी हैव द 2 more एक्टिविटीज ऑफ स्पोर्ट्स लाइक टाइक्वांडो एंड रोलर स्केट्स, जिसमें से बच्चे को एक एक्टिविटी चूज करना होता है और ट्रेंड है हमारे। और हर स्पोर्ट्स में हमारा बच्चा CBSE क्लस्टर जाता है, हाई स्टेट लेवल तक गाँव में जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाते हैं। तो रियली, एंड वी हैव अ स्विमिंग पूल ऑल्सो। सो ड्यूरिंग द समर्स वी हैव अ स्पेशल क्लास, swimming class, so where the instructors will come and they teach the swimming also. और स्कूल की टाइमिंग्स क्या है मैम? मैम स्कूल के टाइमिंग्स हमारा 8:30 to 2:30 फॉर क्लासेस 1 to 12 एंड प्री प्राइमरी के क्लासेस है 8:30 to 12:30. For pre-primary, Monday to Friday, their working days are there. And for class 1 to 12, it is Monday to Saturday. Every third Saturday and fourth Saturday is off for the students. तो मैम इस सेशन में एडमिशन अभी स्टार्ट है, क्योंकि फरवरी एंड तो हो गया, तो एडमिशन के डेट्स अभी चल रहे हैं? हाँ जी चल रहे हैं मैम। हम अक्टूबर नवंबर से नोटिफिकेशन निकाल देते हैं एडमिशन्स के लिए। एंड द पेरेंट्स, एज यू नो, नाउ विद द पेरेंट्स दे आर मोर इन अ कॉन्शियस वे कि हम कौन सा स्कूल, दे सेलेक्ट एवरीथिंग, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। सो वी स्टार्ट आवर एडमिशन लाइक बाय नवंबर एंड एंड दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो अभी ये ओपन है? ओपन है, द एडमिशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो व्यूअर्स, अगर आप भी ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, आपने देखा यहाँ पे कितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सेफ और हाइजीनिक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं, मैम से आप टाइम लेकर स्कूल टूर भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। आई होप एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी इस वीडियो के द्वारा मिल गई होगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन माई शो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एजुकेशन रिलेटेड जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।